तो केपलर्स के जी 3 लॉज हैं, ये बेसिकली उसने दिए थे टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स जो है उनका जो मोशन होता है, यानी अर्थ के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने दिए थे। तो उसमें जो पहला है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ, या सॉरी, केपलर्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसे बोलते हैं जी द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अच्छा, ये लॉ कहता है कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, यानी अर्थ के अराउंड। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ऑल द प्लैनेट्स और ऑल द प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbit with the sun at one focus। क्लियर है? तो ये जी हमारे पास इसका बनता है। अब पहले इसकी जो स्टेटमेंट है, एलिप्टिकल पाथ क्या होता है ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। एलिप्टिकल जो है, हाँ जी, इसमें दो चीजें होती हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो एलिप्टिकल पाथ है जी ये, आप अगर इस तरह बनाएं, हाँ जी, तो ये एलिप्टिकल पाथ बन जाएगा। और इसमें आपके पास, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर एलिप्टिक, हाँ जी, यहाँ से बना लेता, हाँ जी, ये है जी एलिप्टिकल पाथ, इस तरह से इसको कहते हैं, ये ड्रॉ। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि एक इसका ये मेजर एक्सिस होता है और ये इसका माइनर एक्सिस होता है। इसका क्या होता है, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो और इसके ऊपर फोकस होते हैं, इसके दो दो फोकाई होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि ये प्लैनेट होता है वो कहाँ पे मूव करता है, इस इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लैनेट है, ये पी प्लैनेट है, तो इस जगह पे फिर क्या होगा, किसी एक फोकस के ऊपर क्या पड़ा होगा, फिर सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सन है। और आपको पता इसकी जो प्लैनेट होता है ना, इसकी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो होती है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज गिवन एज, जो कि हमारे पास होती है r इज इक्वल टू 1 माइनस इसेंट्रिसिटी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जी इसकी इक्वेशन होती है बेसिकली। तो ये r क्या है, r बेसिकली इस इलिप्स का रेडियस होगा। ये रेडियस आप कह लें या आप ऐसे कह लें कि ये जो सन से ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम r बोलते हैं, और ये थीटा होता है। तो ये इस तरह से ये r जो होता है वेरी करता है इस तरह से। ठीक है, ये r जो यहाँ पे गिवन है ये वेरी करता है इसके साथ। अंडरस्टैंड? अब हम मूव करते हैं सेकंड जो इसका लॉ है उसकी तरफ। सेकंड लॉ को कहते हैं जी लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ये क्या कहता है, केपलर्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ये कहता है लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन
ये क्या कहता है जी, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन sweeps equal area in equal intervals of time। ठीक है, ये आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास अगर कुछ इस तरह से है कि ये, हाँ जी, ये हमारे पास है जी ऑर्बिट है, और ये जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ये मेजर एक्सिस होगा, ये माइनर एक्सिस होगा, और एक किसी फोकस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, सन है, ये सन है जी आपके पास, और यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट है, सॉरी ये ऑर्बिट है, और यहाँ पे एक प्लेनेट है, ये जी ये प्लेनेट है। अब क्या होगा कि ये प्लेनेट जो है इसको, ये लाइन जो है ये ज्वाइन कर रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर प्लेनेट स्टार्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, ओके, और इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, यानी ये ए से बी तक पहुंचा है, तो इसी तरह एक और हम जगह ले लेते हैं, ये सी, ठीक है, इसको भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो बताओ वो ये रहे कि यहाँ से प्लेनेट ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो अगर ए से बी तक जाने के लिए जो टाइम उसे टी लगा है, वो टाइम और बी से सी तक जाने के लिए जो टाइम है वो भी अगर बराबर हो, यानी यहाँ पर जो टाइम है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे T2 लगा है, हम यहाँ पे कहते हैं इसने T1 लगा है, तो अगर वो कहते हैं T1 जो है वो T2 के बराबर है, यानी ए से बी तक जाने वाला टाइम और बी से सी तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो दोनों बराबर है, तो फिर वो कहता है कि जो एरिया है ना, इस लाइन ने, ये जो आर लाइन है, इसने जो एरिया स्वीप किया, स्वीप मतलब कि ये वाला एरिया, ये एरिया, और ये जो साथ यहाँ पर एरिया बन रहा है ये वाला, ये दोनों एरिया, ये ब्लैक वाला और रेड वाला, ये कह रहे हैं ये एरियाज भी दोनों क्या होंगे, अगर इसको हम A1 कह देते हैं और इसको A2 कह देते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे फिर, बराबर होंगे। तो ये जी उसने बात की, इसको हमने अभी प्रूफ भी करना, इसका प्रूफ भी देखना है, ठीक है। चलिए जी हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये बराबर है। अगेन हम लोग ले लेते हैं जी इसी शेप वही, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से फिर चलते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं जी यहाँ पर एक पॉइंट 20 पे था कि, पहले तो सन बना लेते हैं जी, यहाँ पर आपके पास है जी ये, यहाँ पर सन है आपका, और ये पॉइंट, हाँ जी ये पॉइंट ए से ये है जी पॉइंट बी, ये, हाँ जी, तो प्लेनेट जो है, ये प्लेनेट यहाँ पे जो था पॉइंट ए पे, ये यहाँ से मूव करता है पॉइंट बी तक, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी यहाँ पे इसका जो रेडियस था वो आर था, जब पॉइंट बी पे पहुंचा है तो इसका रेडियस क्या बन गया, आर प्लस डी आर। तो इन दोनों में जो फर्क होगा, ये फिर डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, वो डी आर के इक्वल होगा, बाय हेड टू टेल रूल जो है। तो हम लोग फिर क्या कह सकते हैं कि इसने डी आर डिस्टेंस जो है वो इसने कवर किया, अंडरस्टैंड। तो इसी की हमने थोड़ी थ्योरी लिखनी है, फिर मैं इसकी मैथमेटिकली इसको अप्रूव करेंगे। कंसीडर हम करते हैं जी, कंसीडर अ प्लैनेट in an elliptical orbit at point A, which is at distance r from sun, understand।
अब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम A to B, it covers a distance dr because point B is at r plus dr distance from the sun. अंडरस्टैंड ये चीज? अब ये अगर आप लोगों को समझ आ गई तो हम लोग अगर यहाँ से थोड़ा सा देखें तो इसने, अब अगर हम ये कहें कि इसने ये जो डिस्टेंस यहाँ से डी आर कवर किया है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसने एक एंगल थीटा है जितना इसने कवर किया है, ठीक है। तो इसकी जो होता है ना क्या उसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एरिया, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, मैं चले उसको नहीं बात उस तरफ लेके जाता। हम ये देखते हैं कि इसने एरिया जो यहाँ पे स्वेप्ट किया वो किसके इक्वल होगा। तो अब अगर आप देखें तो इसको अगर ये हम कहें कि ये यहाँ से जो यहाँ तक पहुंचा है, हम कहते हैं ये जी एंगल थीटा बहुत ही छोटा है। एंगल थीटा जो इसने आर ने ए से बी तक जाते हुए जो कवर किया है वो बहुत ही छोटा है। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो एरिया लेंगे उसको या चले मैं लिख देता हूँ, इफ थीटा इज सो स्मॉल देन straight line area DA will be, यानी ये जो एरिया उसने स्वेप्ट किया है ना यहाँ से इस लाइन ने ए से बी तक, वो एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जी हम लोग लेते हैं डी ए है, यहाँ पे हम वेक्टर एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं जी 1/2 आर क्रॉस टी आर। ये कैसे आया? हाँ जी, तो हमें आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल जो होती है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे ही है। यानी ये अगर बेस है और ये हाइट है तो हम लोग अगर रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसको भी अज्यूम करें कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। जब एंगल थीटा छोटा होगा ना तो ये जो कर्व पाथ है ना ये इग्नोरेबल होगा, ठीक है। फिर ये जो डी आर होगा ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो उस केस में फिर ये जो आर है ये बेस बन जाएगी और ये डी आर क्या हो जाएगा, हाइट बन जाएगी, और ये आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। इस केस में फिर ये बन जाता है। तो ये वेक्टर एरिया है तो इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हुआ है। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी, दोनों साइड्स को हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो ये 1/2, हाँ जी, ये चीज़ बन जाती है। इसी तरह फिर इसको मजीद अगर आप करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये ये जो चीज़ होगी ये किसके बराबर आ जाती है, ये वेलोसिटी के बराबर है। अरे ये माइक जिसका ऑन है प्लीज ऑफ कर लें, म्यूट करें आप माइक को। ये डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, ये वी बन जाएगा, वेलोसिटी, ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो ये उसकी वेलोसिटी बन जाएगी प्लैनेट। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2m से मल्टीप्लाई, सॉरी m से, सॉरी 2m नहीं, सिर्फ m से, बाय m से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये हमने इस वाली साइड को ये कौन सी बन जाएगी, राइट हैंड साइड,
तो ये बन जाएगा 1/2m। ये इस तरह से जी आपके पास बन जाता है। क्लियर है? तो इसी तरह सॉरी हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना था ना ऊपर m से, ये ऊपर हमने m से जो है मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये ली m, ये वाला m जो ऊपर वाला है इसको हम अंदर ले जाते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। और अब आपको पता है ये जो चीज होती है ये हमारे पास होती है लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। ये इस जो हमारे पास प्लेनेट है उसका लीनियर मोमेंटम आ जाता है 2m। और ये सारा किसके इक्वल होता है? ये जी हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम। तो अब हमें ये भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसके मुताबिक एंगुलर मोमेंटम जो होता है अगर एक्सटर्नली कोई चीज एक्ट नहीं ना करे बॉडी के ऊपर तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम लोग क्या कह सकते हैं कि डी ए ओवर ये कांस्टेंट होगा बिकॉज एल इज कांस्टेंट। एल कांस्टेंट है, 2m तो वैसे ही कांस्टेंट चीज है। तो यहां से हम लोग फिर कह सकते हैं कि ये साबित हो गया कि जो एरिया है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? इक्वली चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों की रेशो जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। एरिया की और टाइम की जब रेशो कांस्टेंट है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेकंड लॉ है वो प्रूव हो चुका है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? इसका थर्ड लॉ है वो भी हम लोग यहीं पे नीचे कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स, कैपलर्स थर्ड लॉ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में अक्सर आए होते हैं। कैपलर्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जी स्क्वायर ऑफ पीरियड्स, स्क्वायर ऑफ periods of revolution of planet around sun। अस्सलाम वालेकुम सर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी केपलर्स लॉ की? कैपलर्स लॉ की क्या? सिग्निफिकेंस क्या है सर? ये सैटेलाइट मोशन के लिए इस्तेमाल होता है सर? हाँ, ये ना बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा होता है जो प्लैनेट्स होते हैं ना सन के अराउंड, उनकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। पहले तो जो पहला इसका लॉ है वो बताता है कि इसका ऑर्बिट जो होता है यानी सन के अराउंड जो प्लैनेट्स होते हैं उनका ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है। दूसरे वाला बताता है कि जी ऑर्बिट के साथ असल में ये जो दूसरे वाला है ना, इसकी एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये बता रहा होता है कि जैसे ही आपका, हाँ जी, सेकंड वाला बता रहा होता है कि आपका जो एरिया होता है ना, अगर आप ये बात समझे ना तो ये होता क्या है कि ये जैसे ही ये सन से दूर जाता है ना तो ये स्लो मूव करता है। ठीक है, यानी प्लेनेट जो होता है सन से जैसे दूर जाता है ये स्लो मूव करता है, जैसे ही करीब आता है ये तेज मूव करता है। तो इस वजह से जब ये करीब आएगा तो इसका आर कम हो जाएगा ना, आर कम हो जाएगा, लेकिन ये तेज मूव करने की वजह से ये उतने ही टाइम में उतना ही एरिया कवर करेगा। तो ये बेसिकली बता रहा था इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर करता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये सन से दूर होगा तो स्लोली मूव करेगा और सन से करीब होगा तो तेज मूव करेगा। जबकि ये तीसरा लॉ जो है ये पीरियड्स के बराबर है। ये कहता है कि जो प्लैनेट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका अगर स्क्वायर लें और उसका प्लैनेट से जो डिस्टेंस है उसका अगर क्यूब लें तो ये दोनों जो होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो ये इसकी 3 चीजें हैं इसके बारे में मेरे लिए। हाँ जी, तो लिख ले, हम बात कर रहे थे, हाँ समझ आ गई, कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर और पहले हम, लॉ में मतलब सिर्फ ऑर्बिट की यानी वो बताता है कि इसकी क्या क्या इसकी शेप होगी, हाँ जी एलिप्टिकल। बस ठीक है। हाँ जी, पहले मैं यही बताता, is directly proportional to the cube of planet's mean distance from the sun। तो ये जी इसके बारे में, इसके अब हम इसे प्रूव करते हैं कि बाकी ये ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, ये कह रही है स्टेटमेंट कि जो टाइम पीरियड का अगर आप स्क्वायर लें और इसका जो मीन डिस्टेंस होता है सन से उसका अगर आप क्यूब ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये मैथमेटिकली ये तीसरा लॉ जो है हम ये लिख सकते हैं। अब हमने इसका प्रूफ भी देखना है कि भाई ये कैसे इस चीज को हम साबित कर सकते हैं, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो वो ये है कि हम उसी तरह जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये जो होते हैं ना प्लैनेट्स जो होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह। तो यहाँ पे भी हमने वही सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m is moving in an orbit of mean radius r, okay, the gravitational force, ये मीन रेडियस लिखने के बजाय ना मीन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मीन डिस्टेंस r from the sun, okay, let fg be the force of gravitation between planet and sun, okay। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रही होती है, वो हम एफ जी पहले लिख लेता हूँ। वो क्या होती है जी, ये एम जो है सन का मैस है, और ये एम क्या प्लेनेट का मैस है छोटे वाला, और आर स्क्वायर उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल लॉ जो है। तो अब क्या होगा, इस सन को रोटेट करने के लिए जो क्या चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी प्लेनेट को ऑर्बिट के अराउंड, ये ऑर्बिट है अगर, तो इसके अराउंड अगर इसने मूव करना है उसका क्या चाहिए होगी, एक ग्रेविटेशन सॉरी एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो बेसिकली यही फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स is utilized by planet as centripetal force। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं जी, एम, ये जी एम, एम और आर स्क्वेयर ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। क्लियर है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक।
तो यहाँ से क्या काट सकते हैं हम लोग, ये एक एम इससे काट जाएगा और एक ये आर इससे कट जाएगा। बाकी चीजें जो है हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ से निकलता है। तो इस साइड पे बच जाएगा। अच्छा, इससे भी पहले ना एक और काम कर लेते हैं कि ये जो v है ना, ये जो v है इसकी, इसको आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू जब पुट की तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी, ये एक तो एक कट जाएगा, एक ही बचेगा। अच्छा, अब ये ओमेगा जो होता है इसकी भी वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो इसको अगर टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखी तो ओमेगा क्या होती है, किसी भी, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो ये बेसिकली इक्वल होती है थीटा ओवर टी के इक्वल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल जो होता है उसके इक्वल होती है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फॉर वन रेवोल्यूशन अगर ये लें, फॉर वन रेवोल्यूशन, तो फॉर वन रेवोल्यूशन थीटा क्या हो जाता है, 2 पाई, और टी जो होता है ये टाइम पीरियड के इक्वल आ जाता है। तो इस केस में फिर ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2 पाई ओवर टी। तो वो भी पुट कर दें तो जी एम ओवर आर, और यहाँ पे आपने ओमेगा की वैल्यू जब पुट की तो ये 4 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या बनता है जी, ये आर जो उस साइड पे चला जाएगा तो हम टी को इधर ले आते हैं, टी स्क्वेयर को, बाकी ये वाली सारी चीजें उधर ले जाते हैं। तो ये बने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये चीज कांस्टेंट है तो हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है मीन डिस्टेंस के क्यूब क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोग ये एक तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया थर्ड लॉ भी जो है इसका।